नमस्कार बच्चों, मैं राज सर आपके बीच में दिल्ली सल्तनत की क्लास लेके पढ़ा रहा हूँ आप लोगों के बीच में। ठीक है बच्चों, तो आइए 2 क्लासेस हो चुकी हैं दिल्ली सल्तनत से संबंधित। आज ये तीसरी क्लास है, बिल्कुल आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए। ठीक है बच्चों, जो सेकंड मेरा वीडियो है दिल्ली सल्तनत से प्यारे बच्चों, उसमें लगभग जो 46 मिनट का वीडियो है, तो 42 मिनट के बाद जो है कि उसमें आवाज़ चली गई है। तो मैं जहाँ से उसमें मेरी आवाज़ नहीं आई है मैं वहीं से शुरू कर दे रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से आप देखें। ठीक है, चलिए देखते हैं। मुइजुद्दीन बहराम शाह, एक्चुअली इसके पहले आपने रजिया को देखा था। रजिया का जो रजिया सुल्ताना थी, उन्होंने लगभग 3 वर्ष 6 महीना और 6 दिन तक शासका के रूप में रही। ठीक है, और कैथल के जंगलों में, जो कि कैथल कहाँ पड़ता है, हरियाणा, हरियाणा के पास में कैथल जंगलों में आपका अल्तुनिया और रजिया का क्या कर दिया, डाकुओं ने वध कर दिया था। ठीक है, अब उसके बाद जो अगले जो शासक बने, अब वहीं से हम शुरू करेंगे। तो मुइजुद्दीन बहराम शाह। ठीक है बच्चों, क्या नाम है? मुइजुद्दीन बहराम शाह। इसे दिल्ली के अमीरों ने सुल्तान बनाया था। एक्चुअली जो रजिया थी, तो रजिया को वहाँ की जनता ने बनाया था, लेकिन शासक के रूप में। लेकिन जो मुइजुद्दीन बहराम शाह है, इसको सुल्तान किसने बनाया था? दिल्ली के अमीरों ने, दिल्ली के अमीरों ने। यह दिल्ली का पहला सशर्त सुल्तान था, मतलब शर्तों के अनुसार, मतलब जिस प्रकार से अमीर अपनी बात रखेंगे और उसको क्या करेंगे, सुल्तान के रूप में उसे लागू करवाएंगे, अर्थात शर्तानुसार सुल्तान बना था। ठीक है बच्चों, आइए आगे देखते हैं। ठीक है, इसे नायब के पद पर, इसने नायब के पद पद का गठन किया था, और यह पद सर्वप्रथम इर्तगीन को, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि नायब का पद किसके शासनकाल में हुआ था, और सबसे पहले इस पर कौन आसीन था? तो आप बताएंगे मुइजुद्दीन बहराम शाह, इसके समय में यह पद आया था। और सबसे पहले इस पद पर आसीन कौन था? इर्तगीन। ठीक है, याद रखिएगा इसको। इर्तगीन एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। कैसा व्यक्ति था? इर्तगीन एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। इसने सुल्तान के विशेषाधिकारों का प्रयोग किया। ठीक है, क्या विशेष शुरू किया था इसने? यह अपने द्वारा अपने घर के सामने शाही नौबत बजाना, हाथी बांधना शुरू कर दिया। कहने का मतलब है कि जो काम सुल्तान का होता, सुल्तान की जैसे का जो है आवाज़ है, उसके सामने हाथियों का बांधना, और इसके बाद शाही नौबत बजाना। नौबत कहने का मतलब यारे बच्चों की ये ढोल टाइप का होता है, ये थोड़ा इसकी साइज और बड़ी होती है, इसको अपना सुबह शाम बजवाना। हाँ, ये एक सुल्तान के लिए ही किया था, लेकिन ये जो इर्तगीन था, इसने अपना क्या किया, ये सारी जो चीज़ें थी, शाही नौबत बजाना, हाथी बांधना, और भी जो विशेष चीज़ें थी, इसको अपने अपने लिए वो शुरू कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि सुल्तान को लगने लगा, क्या लगने लगा कि इसके उसके पद की गरिमा अब समाप्त हो। निश्चित रूप से अब सुल्तान के सामने आप उसके जैसे पूरी सुख सुविधा आप भोगोगे, आप करोगे, तो सुल्तान इतना बेवकूफ़ नहीं है। तो उसको लगने लगा, फलतः सुल्तान ने इर्तगीन का वध करवा दिया। उसने एक षड्यंत्र रचा, उसने क्या किया, एक षड्यंत्र रचा, और षड्यंत्र रख करके इर्तगीन का काम तमाम कर दिया। ठीक है बच्चों, आइए आगे देखते हैं। दिल्ली जिससे जब इर्तगीन का वध करवा दिए, तो इर्तगीन क्या था ये? एक अमीर था, तो दिल्ली के और जो अमीर थे टोटल, उनके जो समूह है, नाराज हो गए, और इसको पद से हटा करके क्या किए, फिर इनको मुइजुद्दीन बहराम शाह को पद से क्या कर दिए, फिर हटा दिए। अब हटा करके क्या बोले, अब अलाउद्दीन महमूद शाह को बना दिए। ठीक है, मुइजुद्दीन बहराम शाह को हटा करके जो अमीर नाराज हुए थे, अब बना दिए अलाउद्दीन मसूद शाह को। ठीक है, सुल्तान बना दिए। चलिए इनके बारे में देखते हैं क्या करना चाह रहा है अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह के बारे में क्या है बच्चों? यह भी दिल्ली के अमीरों का शासक, दिल्ली के अमीरों का शासक बनाया गया। इसके समय में भी नायब का पद, बिल्कुल नायब का पद जब चला रहा है मुइजुद्दीन बहराम शाह के समय से, तो अलाउद्दीन मसूद शाह के समय में भी कायम है, अमीरों के पद पर कायम रहा। और यही शर्तानुसार, जो शर्त के अनुसार उनके समय में था मुइजुद्दीन बहराम शाह के समय में, अलाउद्दीन मसूद शाह के समय में भी ये शर्तानुसार काम होने लगा। ठीक है बच्चों, आइए आगे देखते हैं। नासिरुद्दीन महमूद, अब ये देखिए क्या होता है। इसके समय में गुलाम बख्श की सत्ता, और कहने का मतलब है मुइजुद्दीन बहराम शाह को
हटा दिए। इसके बाद फिर अलाउद्दीन मसूद शाह को हटा दिए। अब नंबर आता है किसका? नासिरुद्दीन महमूद का आता है। ठीक है बच्चों, किसके समय में नासिरुद्दीन महमूद के समय में गुलाम वंश की सत्ता क्या हो गई? साम्राज्य दोनों कमजोर हो गए। कहने का मतलब ये है कि धन, वैभव या जो भी रुतबा होता है, सारी चीजें क्या हो गई? नासिरुद्दीन महमूद के समय में आते आते बिल्कुल एकदम छीड़ हो गई, एकदम कमजोर हो गया। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का। तब फिर इसके बाद का, लेकिन हाँ, जो नासिरुद्दीन महमूद एक क्या था? एक आदर्श सुल्तान था। कैसा सुल्तान था? आदर्श और नैतिकवाद। इसके अंदर एक जो विशेष खूबी थी, आदर्श और नैतिक सुल्तान था। वह आर्थिक रूप से काफी कमजोर हो गया था। कहने का मतलब है धन और पैसे की बिल्कुल कमी हो चुकी थी, लेकिन नासिरुद्दीन बहुत ही नैतिक और आदर्श स्वरूप का था। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं भाई साहब, देख लीजिए। ये अपने परिवार का भरण पोषण कुरान की आयतों को लिखकर, उनको बेचकर, टोपियों को बेचकर। कहने का मतलब ये है कि ये जो नासिरुद्दीन महमूद साहब हैं, ये अपने घर परिवार का भरण पोषण करने के लिए इतने आदर्शवादी थे, इतने नैतिक थे कि ये जो कुरान की जो आयतें होती हैं, तो आयतों को पत्तों पर लिख करके, कहाँ पर लिख करके? लीफ पे, पत्तों पर। ठीक है, इस पर उन्होंने लिख दिया, पत्तों पर लिख करके। उस समय कुछ कागज हुआ करते थे, तो कुछ कागज पे और कुछ पत्तों पे इसको लिख करके उसको क्या करते थे? बाजार में उसको, मार्केट में, बाजार में उसको, क्योंकि सुल्तान लिख रहा है, निश्चित रूप से अगर कोई सुल्तान कोई विशेष आदमी किसी चीज का ऐड करता है, प्रचार करता है या किसके बारे में बताता है, तो उसका एक अलग प्रभाव पड़ता है। तो आपका नासिरुद्दीन महमूद करता क्या था कि यह भरण पोषण के लिए कुरान की जो आयतें होती थी, उन आयतों को पत्तों पर लिख करके, पेजेस पे लिख करके, उस पर लिख करके उससे अपना बेचते, तो पैसा मिलता था और उससे अपने परिवार का भरण और पोषण करते थे। और इसके बाद ये जो नमाज में नमाज में जो टोपी पहनी जाती है बच्चों, तो उस टोपी भी सिलने का, बनाने का भी काम कौन करते थे? ये नासिरुद्दीन महमूद करते थे। और समझे सुल्तान का यह समय हो गया कि सुल्तान इस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, इतनी समस्या आ चुकी है। इतिहासकार मिन्हास उज सिराज ने अपनी पुस्तक तबकात ए नासरी, ये देख रहे हैं यहाँ पे नासरी लिखा है ना, यहाँ पर ये जो इतिहासकार मिन्हाज उज सिराज है, ठीक है, मोहम्मद सिराज है ना क्रिकेटर, आप उसी से याद कर लीजिए, क्योंकि जब पूछेगा कि तहकात ए नासरी, तबकात ए नासरी, जब किताब, जब प्रश्न, एक्चुअली बच्चों में बता दो मोटी मोटी बात, आप एक एक चीज को, जैसे क्वेश्चन पूछे तबकात ए नासरी बुक किसने लिखी है, तो आपके मन में जरा सा भी संशय नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई परीक्षाओं का मुझे खुद अपना अनुभव है, अगर जरा से इधर उधर आपको टिप पे वो बातें नहीं है, तो निश्चित रूप से परीक्षा में आप इधर का उधर करके चले। 4 ऑप्शन ऐसे बनाया जाता है कि आप ये होगा, ये होगा, ये होगा, कन्फ्यूजन आ ही जाती है। तो इतिहास, भूगोल, कोई भी विषय पढ़ रहे हैं, अगर आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, तो प्यारे बच्चों आपके टिप पर, मतलब मैंने तो यही सीखा है, मेरा एक अटेम्प्ट था पीसीएस का, तो मैं बैठा वहाँ पे, पढ़ के सब गए पूरा बढ़िया ढंग से वहाँ पे। अब ऐसे क्वेश्चन बहुत से आ रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन आ गए जिनको टिप पे नहीं थे, जबान पे नहीं थे, तो समस्या हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे कि अब तबकात नासरी अगर आ गया तो मिनहाज उस सिराज, अगर न पूछा तो कम से कम सिराज याद कर लीजिए कि तबकात नासरी, और नासरी से क्या मतलब है? नासिरुद्दीन महमूद से। तो इतिहासकार मिनहाज उस सिराज ने अपनी पुस्तक तबकात नासरी को इन्हीं को समर्पित, जब किताब उताब बढ़िया सा लिख लिया अपना मिनहाज उस सिराज साहब ने, तो अब गए नासिरुद्दीन महमूद साहब के पास, ये साहब लीजिए हमारी किताब है, जरा सा आप लॉन्च कीजिए, इसका लोकार्पण कर दीजिए। ठीक है, तो नासिरुद्दीन महमूद के हाथों से ही किताब क्या की उन्होंने, उनको लोकार्पण उसका किया। और इसमें उन्होंने नासिरुद्दीन महमूद के दिल्ली का आदर्श सुल्तान भी कहा है। किसमें? उस किताब में, तबकात नासरी में। अब हो गया इनका काम। इसी के समय में बलवन का क्या हो रहा था? उदय। अभी इनके बारे में डिटेल, उदय या उत्कर्ष हुआ। बलवन अपनी पुत्री का विवाह इसी के साथ कर दिया। अब देख रहे हैं इनकी उम्र ज्यादा हो चुकी है, ये टोपी ओपी सिल रहे हैं इतना, और भी तरह तरह के किस तरीके से घर का पालन पोषण कर रहे हैं, लेकिन है तो सुल्तान। तो ये जो बलवन था बहुत चालाक व्यक्ति था। इसने किया क्या कि अपनी बेटी का शादी, जो अधिक उम्रदराज थे भाई साहब नासिरुद्दीन महमूद के साथ, इन्होंने कर दिया। और करने के बाद इसी के समय में ही बलवन के राजा के विभिन्न जो इम्पोर्टेंट विभाग थे, उन्होंने क्या कर लिया
प्राप्त कर लिया। कहने का मतलब यह है कि बेटी का शादी कर दिए तो खुश, राजा खुश हो गया। जब राजा खुश हो गया तो विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक पदों को उसने क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया कि ठीक है। अब भाई बेटी का शादी कर रहे हैं तो लगा कि इनको कुछ महत्वपूर्ण पद इनको दे दिया जाए। आइए अब हम बात करेंगे गयासुद्दीन बलबन के बारे में, और कंसंट्रेट हो जाइए आप लोग। गयासुद्दीन बलबन, तो इनका मूल नाम क्या था, बहाउद्दीन। क्या नाम था बच्चों, बहाउद्दीन। बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन और मूल नाम जो क्या है, बहाउद्दीन। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। और जो गयासुद्दीन बलबन है, इसी का इसको उपाधि, उलुग खां की उपाधि नासिरुद्दीन महमूद ने दी थी। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अगर जहां मैं स्टार बनाता हूं, ये समझ जाइए किसी परीक्षा में आपसे टकराएगा ही टकराएगा। तो क्वेश्चन पूछेगा कि गयासुद्दीन बलबन को उलुग खां की उपाधि किसने दी थी, तो उसका उत्तर हो जाएगा नासिरुद्दीन महमूद ने। या ऐसे पूछेगा, या ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि उलुग खां की उपाधि किसको दी गई है, किसके द्वारा, तो नासिरुद्दीन महमूद के द्वारा। वही टोपी बनाने वाले, आयत, जो कुरान थी उसकी आयतों को पत्ते पे लिखने वाले, ठीक है। और इस तरीके से जो काम करके अपने घर का पालन पोषण अपने परिवार का करते थे, ये दिमाग में रखिएगा। एक आदर्श व्यक्तित्व के रूप में उलुग खां की उपाधि, तो इसको गयासुद्दीन बलबन को उलुग खां की उपाधि किसने दिया था। उलुग खां किसको कहा जाता है, उलुग खां गयासुद्दीन बलबन को। इसने गुलाम वंश में सुल्तान की सत्ता का गौरव लगभग, इसने गुलाम वंश में सुल्तान की सत्ता का गौरव लगभग समाप्त, किसके समय में, नासिरुद्दीन महमूद के समय में। धीरे धीरे क्या हो गया था, लगभग समाप्त हो गया था। लेकिन जब इसने सुल्तान का पद संभाला, किसने संभाला, गयासुद्दीन गयासुद्दीन बलबन ने। किसने संभाला, गयासुद्दीन बलबन ने जब सुल्तान का पद संभाला तो क्या किया, पद का गौरव और महत्व दोनों का कर दिया, बढ़ा दिया। कैसे बढ़ाया, आइए देखते हैं आगे किस तरीके से बढ़ाया। सुल्तान के महत्व को बढ़ाने के लिए इसने सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम राजत्व के सिद्धांत को लागू किया या प्रतिपादित किया। राजत्व के सिद्धांत, राजत्व के सिद्धांत अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, किंगशिप थियरी, KINGSHIP थियरी, THEORY। किंगशिप थियरी को अंग्रेजी में किंगशिप थियरी, हिंदी में राजत्व के सिद्धांत को। यानी कि बढ़िया ढंग से हम राज चलाएं और लोगों के बीच में लगे कि हाँ, फिर तरीके से, अच्छे तरीके से काम किया जा रहा है। और तो सुल्तान का वास्तव में क्या महत्व होता है, इसको बनाने के लिए गयासुद्दीन बलबन ने क्या किया, राजत्व के सिद्धांत को अपनाया। अब उसमें क्या क्या चीजें हैं, आइए आगे देखते हैं। अब बलबन के राजत्व के सिद्धांत, राजत्व के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला बलबन दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। तो ये भी एक नया बढ़िया फैक्ट मिल गया हमको कि राजत्व के सिद्धांत या किंगशिप थियरी सबसे पहले किसने लाया था, तो क्या बताएंगे, गयासुद्दीन बलबन लाए थे। इसने अपने राजत्व के सिद्धांत में स्वयं को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, बलबन अपने आप को अपने राजत्व के सिद्धांत में जो सबसे पहला चीज जोड़ा उसने स्वयं या अपने प्रजा के बीच में अपने जो शासन व्यवस्था थी उसमें कि अपने को ईश्वर का प्रतिनिधित्व अर्थात परछाई को घोषित किया। कहने का मतलब यह है कि उसने यह घोषणा करवाई कि मैं गयासुद्दीन बलबन या उलुग खां क्या है, ईश्वर का अवतार हूँ, ईश्वर की परछाई हूँ। मतलब ईश्वर ने मुझे क्या है, इस पृथ्वी पर भेजा है। और कहा कि जनता के हितों की रक्षा करने के लिए मुझे ईश्वर ने इस धरती पर भेजा है, फलतः जनता को हमारी आज्ञा माननी पड़ेगी। यहाँ पर देख रहे हैं एक नई चीज, धरती पर भेजा है ठीक है, अब ये क्यों कह रहे भाई साहब कि जनता को उनकी आज्ञा माननी पड़ेगी, क्योंकि उनको अपना क्या करना है, अपने सुल्तान के महत्व को बताना है कि मैं सुल्तान हूँ और आपको मेरे हिसाब से ही चलना पड़ेगा, ठीक है, मैं ईश्वर का अवतार हूँ, ठीक है, उनकी परछाई हूँ। आगे देखते हैं, ईश्वर धरती पर भेजा है, फलतः जनता को हमारी आज्ञा माननी पड़ेगी, ऐसा न करने पर दंड क्या, सीधे तो बध किया कर दिया करते थे। अभी आगे देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है, बहुत ही खूंखार टाइप के थे भाई साहब बलबन। चलिए, ऐसा न करने पर जनता दंड भी मांगी जाएगी, ठीक है। इनके बारे में थोड़ा मैं बता ही दूं पहले यहाँ पर आगे बात। तो जैसे मान लीजिए आपका सड़क है, इसको पहले हटा देता हूँ। ये मान लीजिए कि ये सड़क है, ये सड़क हो गई, आने जाने का इनका राजमार्ग हो गया, और यहाँ से
बलवान अपने सवारी के साथ आ रहे हैं, ठीक है। तो अपना क्या किए थे, स्पेशल कमांडो भी बनाए थे, महिलाओं की कमांडो। क्या बनाए थे, यह महिलाओं की कमांडो चमचमाती तलवार लेकर के, हैं, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह इस तरीके से करते हुए यहाँ पर महिलाएं खड़ी रहती थी, इधर भी इस साइड भी इस साइड भी। ये अपना पहले से खूब तलवारबाजी अपना करते हुए आगे निकलती थी, हाँ, इस तरीके से, और चमचमाती हुई, और इस स्पेशल फोर्स कमांडो थी इनकी। इस तरीके से करते हुए फिर पीछे पीछे राजा अपना बलवान क्या करते थे, इसको आते थे। अगर कोई आम जनता, आम पब्लिक अगर मान लीजिए इस रास्ते से जा रही है, अगर मालूम चल गया कि बलवान आ रहे हैं, तो आप अगर यहाँ पे खड़े हैं तो आप अपना जो इधर इधर आप देख नहीं सकते, आप अपना जो फेस है इस डायरेक्शन में कर लेंगे, कि अपना फेस जब तक वो काफिला निकल नहीं जाता है, आपको अपना फेस इस डायरेक्शन में, अगर इस किनारे पर है आप, तो अपना फेस आपको इस बगल रखना पड़ेगा। अगर गलती से आपने देख लिया कि ये राजा कैसे है क्या नहीं है, तो समझ जाइए आपका बड़ी दिक्कत है, समस्या है, ठीक है। ये मनुष्य के शरीर को ये क्या करते थे, दो भागों में बांट देते थे, एक पैर इधर एक पैर इधर ऐसे किए, और बीच से इस तरीके से आधा इधर इस तरीके से भी चीर फाड़ कर देते थे। तो इतना इनके अंदर क्रुएलिटी भरी हुई थी, ठीक है। आइए और आगे चीजों को देखते हैं। अपने राजत्व के सिद्धांत को स्थापित करने के लिए बलवान ने कई उपाय किए जो निम्नलिखित हैं, ठीक है। क्या क्या किए भाई साहब, बलवान ने राजत्व के स्थापित करने के लिए गुप्तचर व्यवस्था की। निश्चित रूप से कोई भी राजा हो गया, कोई भी हो गया, जब गुप्तचर की व्यवस्था तो करेगा, तो राजत्व के सिद्धांत में इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, गुप्तचर व्यवस्था को भी मजबूत किया। भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए इसने ख्वाजा, क्या नाम बेटा, ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति की, भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए, ताकि हमारे राज्य में भ्रष्टाचार न होने पाए, इसको दूर करने के लिए इन्होंने ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति की। बलवान ने सैन्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए दिल्ली सल्तनत के सर्वप्रथम दीवान अर्ज, बहुत इंपॉर्टेंट से बता रहा हूँ बच्चों, देखिए फिर से देख लीजिए इसको, ये यहाँ पर ये है दीवान अर्ज। पूछता है दीवान अर्ज पहले किससे संबंधित है, दीवान ए अर्ज किससे संबंधित है, तो सबसे पहले आप बताएंगे यह सैन्य व्यवस्था से संबंधित है। कौन से सैन्य व्यवस्था से संबंधित है, केंद्रीय सैन्य व्यवस्था से, मतलब सेंट्रल, उनके केंद्र में, जो मतलब जो इनका जो मेन सैनिक बल होता था वही। तो बलवान ने क्या किया था, सैन्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम दीवान ए अर्ज, याद रखिएगा, दीवान ए अर्ज विभाग का गठन किया था, ठीक है। यह विभाग पूरे दिल्ली सल्तनत में केंद्रीय सैन्य के रूप में व्याप्त रहा, और यह विभाग छात्र सैन्य क्या नाम बताएं बच्चों, दीवान ए अर्ज, ठीक है। तो दीवान ए अर्ज जो था ये पूरा क्या था, केंद्रीय सैन्य विभाग के रूप में व्याप्त रहा, ठीक है। दीवान ए अर्ज याद रखिएगा, दीवान ए अर्ज, दीवान 3 बार बोल लीजिए, क्योंकि चीजें पहली बार पढ़ रहे हैं, अगर पहले से पढ़े तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े तो दिमाग से उतर जाएगा। तो दीवान ए अर्ज क्या है, सैन्य व्यवस्था से संबंधित है। इसी के तहत बलवान ने स्वयं को फारस के अफरासियाब, ये भी याद करना है आपको, ये भी याद करना है, दीवाने अर्ज नोट डाउन कर लीजिएगा, अलग से अपना शार्ट नोट बना लीजिएगा। अफरासियाब क्या है बच्चों, अफरासियाब का वंशज घोषित किया। फारस के एक वंशज है जो कि बहुत ही महायोद्धा, महाबली टाइप के होते थे। तो इसी के तहत जो है अपना क्या किए, राजत के जो सिद्धांत है उसमें इन्होंने एक कड़ी और जोड़ दिया, और अपने आप को अफरासियाब, कहाँ का, फारस का, अफरासियाब का वंशज घोषित किया। बलवान ने अपने राजत्व के सिद्धांत को स्थापित करने के लिए लौह एवं रक्त की नीति, ये तो वनडे एग्जाम्स वगैरह में और टीसीएस में भी कई बार पूछा हुआ है बच्चों, इसको मैं स्टार नहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ, ठीक है, इसको समझिएगा, फिर से लिख दे रहा हूँ, रुको ऊपर कर लेता हूँ, ये बहुत सी परीक्षाओं में बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है। लौह एवं रक्त की नीति या ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, बहुत पूछता है कि बलवान ने अपने राजनीतिक सिद्धांत को स्थापित करने के लिए लौह एवं रक्त की नीति, ब्लड और आयरन पॉलिसी का विकास किया। इसके तहत बलवान ने स्वयं को लोहे जैसा मजबूत, जैसा अभी लौह एवं रक्त की नीति ऐसा मत समझिएगा खून खराबा या इस तरीके से, ऐसा नहीं है। लौह एवं रक्त की नीति कहने का मतलब यह है कि इसके तहत बलवान अपने आप को बहुत बलशाली, बहुत मजबूत और फौलादी यानी लोहे जैसा मजबूत, और अपनी सिराओं में, धमनियों सिराओं है ना, ब्लड जिसमें होता है, धमनियों सिराओं में सूर विजेताओं के ब्लड बहने का दावा किया। तो उसमें एक पॉइंट और जोड़ दिया राजत्व के सिद्धांत में,
ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, या हिंदी में लौह एवं रक्त की नीति। लौह कहने का मतलब है कि स्वयं को लोहे जैसा मजबूत, और जो उनकी सिराएं हैं इसमें खून बहता है, तो खून ऐसा वैसा खून नहीं, डरपोक वाला नहीं, बल्कि सूर विजेताओं का ब्लड बहने का उन्होंने क्या किया, दावा किया। बलबन ने इसी समय सिजदा व्यवस्था, कौन सी व्यवस्था है, सिजदा व्यवस्था लागू की। तो इसको पहले देख लेते हैं, एक व्यवस्था सिजदा होता है और एक होता है पैबोस, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। बलबन ने इसी समय सिजदा व्यवस्था भी लागू की। इसके तहत राज्य के अधीनस्थ लोगों को, जो भी उनके राज्य से संबंधित लोग थे, अधीनस्थ लोगों को बलबन के सामने उपस्थित होकर के प्रणाम करना होता था। सिजदा व्यवस्था, दो व्यवस्था याद की, सिजदा और पैबोस, ये व्यवस्था दोनों ने बलबन ने शुरू किया था। तो सिजदा के अंदर क्या था, जो भी राज्य के अधीनस्थ लोग थे वो बलबन के सामने उपस्थित होकर के प्रणाम करते थे, बहुत जरूरी था, मैंडेटरी था इसको। बलबन ने पैबोस व्यवस्था भी शुरू की थी। पैबोस क्या होता है बच्चों, आइए आगे देखते हैं। पैबोस व्यवस्था के ने भी शुरू की। पैबोस व्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है। इसके तहत अधीनस्थ शासकों को अपनी पगड़ी को बलबन के पैरों पर रखकर उसका चुंबन करना होता था। पैबोस में कहने का मतलब है कि राजा बैठा हुआ है, सुल्तान बैठा हुआ, आप जाइए, अपने जूते निकालिए और साक्षात दंडवत आप लेट जाइए और अपनी पगड़ी को उतार करके उनके पैरों में रख करके और उनके पैरों का क्या करिए, चुंबन करिए, उसको किस करिए। ठीक है, तो ये कौन सी व्यवस्था थी बच्चों, पैबोस व्यवस्था है। सिजदा और पैबोस याद रखिएगा, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। बलबन ने अपने समय काल में फारसी त्योहार नवरोज, फारसी एक त्योहार है, ठीक है, तो उस त्योहार को प्रारंभ किया था। तो पूछता है कि नवरोज त्योहार, वन एग्जाम्स में तो अक्सर पूछ लिया जाता है कि नवरोज जो आपका त्योहार है पहले किस रिलीजन से है, तो बताएंगे फारसी धर्म से है, ठीक है, उनसे है। तो किसने शुरू करवाया था, किस दिल्ली सल्तनत के सुल्तान ने, तो क्या बताएंगे, बलबन ने शुरू किया था। लेकिन इसको खत्म किसने कराया था, आगे देखिए, शाहजहां भाई साहब। ये देखिए इनको खत्म, जबकि मुगल वंश के शासक और जहांगीर के पुत्र शाहजहां ने क्या कर दिया था, इसको समाप्त कर दिया था। शुरू नवरोज प्रथा को, नवरोज जो त्योहार था उसको शुरू किए थे बलबन, और खत्म किसने किया था, शाहजहां ने। बलबन के राजस्व सिद्धांत की कमजोरियां, अब कुछ कमजोरियां हैं, अच्छाई तो कमजोरियां देखिए क्या क्या कमजोरियां हैं। बलबन अपने राजस्व सिद्धांत को तलवार की शक्ति के आधार पर स्थापित किया था। मतलब कहने का मतलब है बिल्कुल तलवार के बल पे, जनता इसको स्वीकार नहीं कर रही थी, लेकिन फिर भी अपने तलवार के बल पे जनता को इसको स्वीकार करना ही करना था। इसीलिए राज्य की जनता ने स्वाभाविक रूप से इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया, बल्कि बलबन के बाद जब गुलाम वंश, जब हमारे शासक कमजोर आए, तब जनता ने इसे धीरे धीरे क्या कर दिया, अस्वीकार करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, अब दिल्ली सल्तनत के अन्य शासकों का राजस्व सिद्धांत, कहने का मतलब है कि दिल्ली सल्तनत के अन्य शासक, कहने का मतलब इसी से नहीं है, और भी जो हमारे गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश है, तो वहां से भी कुछ बिंदु हैं, आप उसको देख लीजिए, थोड़ा सा बड़े एग्जाम्स के लिए है, फिर भी देख लीजिए आप लोग। मैं तेजी से थोड़ा पढ़ा दे रहा हूँ, आगे वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा। तो दिल्ली सल्तनत के अन्य का सिद्धांत क्या है, बलबन ने ही सर्वप्रथम राजत्व को प्रतिपादित किया था। तो क्लियर हो गया है कि बलबन शुरू किया था किंगशिप थियरी को, और इसका राजत्व निरंकुशता और शक्ति का था, निरंकुश तरीके का था और शक्ति का था। गुलाम वंश के बाद, अब देखिए गुलाम वंश के बाद क्या है, खिलजी गुल खिले, ठीक है, खिलजी वंश का शासन आया, और इसकी स्थापना किसने की थी, जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। मतलब खिलजी वंश की स्थापना भी आगे पढ़ाएंगे। तो खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने किए थे, वो जलालुद्दीन के चाचा थे। इसका राजत्व मुख्यतः उदारता का था, ये देख रहे हैं, उदार व्यक्ति की तो हत्या कर देता है भाई साहब अलाउद्दीन खिलजी। तो कहने का मतलब है कि जो खिलजी वंश का जो राजत्व का सिद्धांत था, जिसको प्रतिपादित किया था जलालुद्दीन खिलजी साहब ने, और इनका क्या था, उदारता वाला था, लेकिन बलबन वाला क्या था, निरंकुशता और शक्ति वाला था। इस वंश के प्रमुख शासक अलाउद्दीन खिलजी ने इसके स्वरूप में परिवर्तित करते हुए इसको फिर और अधिक निरंकुश कर दिया। देख रहे हैं, मतलब खिलजी वंश के जो दो जलालुद्दीन खिलजी के बाद जब अलाउद्दीन खिलजी आए, तो उन्होंने क्या किया, इसको परिवर्तित करके और अधिक निरंकुश, वो तो उदार प्रवृत्ति के इसमें इसके नियम कानून को बनाए थे, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने इसको और क्या कर दिया, निरंकुश बना दिया।
बलवान से भी तगड़ा। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि सत्ता का निर्णय तलवार की धार पर, सत्ता का निर्णय तलवार की धार ही करती है। और इसने इससे आगे बढ़ते हुए कहा कि हमारा कार्य जनता को समर्पित होगा, अर्थात जो पद्मावत मूवी देखे होंगे आप लोग, डायलॉग उसमें भी है, कि क्या है, तलवार की धार जिसके हाथ में वही शासन करेगा। तो वही बातें हैं, कहने का मतलब है बच्चों, हमारा कार्य जनता को समर्पित होगा, अर्थात जनता के लिए उपयोगी होगा, उसी को काम किया जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने इसी समय कहा था कि जन्म से मुसलमान हूँ और मृत्यु के समय भी मुसलमान रहूंगा। किसने कहा था? अलाउद्दीन खिलजी ने। लेकिन मुझे पता नहीं, क्या नहीं पता नहीं कि मेरा खुदा मेरे साथ कैसा व्यवहार करेगा, लेकिन मैं जनता के लिए उपयोगी काम ही करूंगा। ठीक है। खिलजी वंश के बाद तुगलकों की शक्ति स्थापित हुई। किसकी स्थापित हुई? तुगलकों की शक्ति स्थापित हुई। और एमबीटी का मतलब मोहम्मद, एम से मोहम्मद, बी से बिन, टी से तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के समय दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विस्तार हुआ। ठीक है, डिटेल अभी बताएंगे, लेकिन यहाँ पर देख लीजिए ये राजत्व के सिद्धांत में और लोगों का क्या इसमें मत था। ठीक है, गुलाम वंश का, खिलजी वंश का, तुगलक का, सैयद का, लोधी का, फटाफट देख लेते हैं हम लोग। गुलाम हो गया, गुलाम वंश हो गया, खिलजी हो गया। अब किसके बारे में देखेंगे? तुगलक। तो एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक के समय दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक, पहले जानते कि विस्तार हुआ। इसके समय में सल्तनत के कुल 23 प्रांत थे, 23 प्रांत थे। और अलाउद्दीन खिलजी के समय में कितने प्रांत थे? 12। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के समय 12 प्रांत थे, लेकिन ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय कितने थे? 23। उनके समय 23, अलाउद्दीन खिलजी में 12, यानी कि 12। गयासुद्दीन तुगलक गयासुद्दीन तुगलक ने कठोरता के राजत्व का त्याग कर कठोरता और उदारता के बीच का रास्ता निकलाया। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो गयासुद्दीन तुगलक ने कठोरता के त्याग करके राजत्व को त्याग कर, कठोरता वाली राजत्व को त्याग करके इन दोनों के बीच का अपनाया और राजत्व के मध्यमार्गी बनाया। ठीक है, आगे देखिए। इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने गयासुद्दीन तुगलक के इसी राजत्व के आर्थिक क्षेत्र में रस्म ए मियाना कहा था। कहने का मतलब यह है कि राजत्व के सिद्धांत के तहत तो जो गयासुद्दीन तुगलक साहब थे, ये क्या किए थे? दोनों के बीच का रास्ता निकाल लिए, कठोरता और उदारता के बीच का रास्ता। और फिर इतिहासकार एक जियाउद्दीन बर्नी ने गयासुद्दीन तुगलक को इसी राजस्व के आर्थिक सिद्धांत को रस्म ए मियाना कहा था। आर्थिक क्षेत्र में रस्म ए मियाना, जो उनका जो था, इसी को मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे और निरंकुश बनाया। लेकिन एफएसटी कहने का मतलब एफ से फिरोज, एस से शाह, टी से तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे और निरंकुश बनाया। इसको, इस राजत्व के सिद्धांत को और निरंकुश बनाया। लेकिन उन्हीं के वंश का और फिरोज शाह तुगलक ने इसे धार्मिक रूप से कट्टर बनाया। फिरोज शाह तुगलक भी बनाया कट्टर, लेकिन किस रूप से बनाया? धार्मिक रूप से कट्टर बनाया। क्योंकि फिरोज शाह तुगलक इस्लामिक कानूनों, शरा और शरीयत के आधार पर शासन करता था। कौन? शरा और शरीयत के आधार पर फिरोज शाह तुगलक शासन करता था। ठीक है, लेकिन वो किस तरीके से कट्टर बनाया था? धार्मिक स्वरूप से। तुगलकों के बाद सैयद वंश की सत्ता स्थापित हुई। इस वंश के प्रारंभिक शासक तैमूर और उसके वंश के प्रति इस वंश के शासक प्राथमिक शासक तैमूर और उसके वंश के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा करते हैं। और इस वंश के लिए दूसरे शासक मुबारक शाह ने राजत्व को मजबूत करके सर्वप्रथम दिल्ली सल्तनत में शाह की उपाधि धारण की। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। सैयदों के बाद लोधियों ने सत्ता स्थापित हुई। थोड़ा सा इसके बाद चलता हूँ जल्दी से। सैयदों के बाद लोधियों की सत्ता स्थापित हुई। लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी। पहले तो याद रखना है कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल, बकलोल मत कहिएगा ना। बहलोल लोधी ने, लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी ने राजत्व में समानता के सिद्धांत को लागू किया। इसके सिद्धांत को कालीन का सिद्धांत कहा गया। तो देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट मिल गया हमको यहाँ पर। लोधी वंश की स्थापना किसने किया था? बहलोल लोधी ने। और इसने राजत्व के सिद्धांत में क्या किया?
समानता के सिद्धांत को, किसके सिद्धांत को लागू किया? समानता सिद्धांत को लाया था, और इस सिद्धांत को ही कालीन का सिद्धांत कहा गया, क्योंकि अपने सरदारों के साथ सिंहासन पर नहीं बल्कि कालीन पर ही बैठ करके, देखिए कितनी अच्छी बात है। तो बहलोल लोधी साहब ने बहुत ही अच्छा काम किया कि इन्होंने कालीन का सिद्धांत, कालीन मतलब कालीन बिछा दिया, इस पे और भी हमारे अधीनस्थ लोग बैठे हुए हैं, तो हम सिंहासन पर न बैठ करके बल्कि उनके पास ही कालीन पर, जो जैसे एक चटाई बिछाते हैं इस तरीके से, चटाई नहीं बोलेंगे मतलब थोड़ा अच्छे ढंग का, तो कालीन, बल्कि कालीन पर बैठता था। कौन बैठता था? बहलोल लोधी, लोधी वंश का जो संस्थापक था। ठीक है, तो फिर राजद के सिद्धांत में इसने कालीन का सिद्धांत को, ये पूछ सकता है कि कालीन सिद्धांत किसने लाया, तो याद रखिएगा लोधी वंश के प्रथम शासक जो स्थापना करने वाले थे बहलोल लोधी साहब ने। सिकंदर लोधी ने इसे निरंकुश बना दिया। फिर एक लोग उदार बना रहे थे, एक लोग गड़बड़ कर दे रहे हैं। सिकंदर लोधी भाई साहब आए तो क्या कर दिया, फिर निरंकुश बना दिए। ठीक है, जैसे मोहम्मद बिन तुगलक निरंकुश बना दिया, फिर फिरोज शाह तुगलक उसको अपने धार्मिक रूप से उसको थोड़ा उदार बनाया, नहीं निरंकुश बनाया लेकिन धार्मिक रूप से बनाया। आइए सिकंदर लोधी को, और बलवन के और मुख्य कार्य देख लीजिए। बलवन के अन्य कार्य इसी के समय हुए थे। विद्रोह, बलवन कार्य उसके विद्रोह। बलवन के समय में बंगाल के शासक तुर्गिल खां ने 1279 ईस्वी में विद्रोह कर लिया। ठीक है, ये आपका ये हो गया। ठीक है, और ये आपका ये है बंगाल। तो बंगाल में ही इनका एक था शासक था, बंगाल जो क्षेत्र था, प्रांत था, तो वहां पर देखरेख के लिए किसको रखाए थे भाई साहब? तुर्गिल खां को इन्होंने रखा हुआ था बलवन ने। लेकिन इनको लगा अपना 1 लाख सैनिक तैयार वार कर लिए भाई साहब तुगरिल खां, इन्होंने कहा कि चलिए हम विद्रोह शुरू कर देते हैं बलवन के खिलाफ। लेकिन जानते नहीं तो बलवन कैसा आदमी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका अवध प्रांत बनता है। ठीक है, तो अवध प्रांत के सूबेदार अमीन खां। ठीक है बच्चों, तो जब ये तुर्गिल खां जो कि बंगाल में बैठे हैं, यहाँ पर अपना जब इन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया, कितने सन में? 1239 ईस्वी में। दिल्ली तो यहाँ पर है, दिल्ली तो यहाँ पर है बच्चों। तो ये क्या किए, इसको आप ऐसे मत समझिएगा, रुकिए बता रहा हूँ फिर से। ठीक, ये मान लीजिए ये दिल्ली हो गया, ये आपका बंगाल हो गया। ठीक है, ये अवध प्रांत हो गया। ठीक है, तो अवध प्रांत के जो थे भाई साहब, क्या नाम है उनका? अमीन खां। तो जब ये तुर्गिल जो यहाँ बैठा हुआ था विद्रोह शुरू कर दिया, तो एक्चुअली पहले जो है ना सुल्तान स्वयं नहीं जाते थे, किसी न किसी को जो पास में होते थे उनको भेज जाके जरा देख लो मामला क्या है, सल्टा उल्टा लो। तो इन्होंने अवध के सूबेदार जो थे अमीन खां को भेजा, वहां पे भेजा। यहाँ पे गए भाई साहब, ये गए यहाँ पे तुर्गिल खां से अपना लड़ाई वड़ाई लड़े। लेकिन लड़ाई क्या किया तुर्गिल खां, ये अपनी सेना बहुत मजबूत करके रखा हुआ था, लगभग 1 लाख सैनिक तैयार करके रखा था। इसने क्या किया फिर, तो इन्होंने हरा दिया, तुर्गिल खां ने अमीन खां को हरा दिया। तो फिर क्या हुआ, तो ये वापस चले गए। कहाँ पर चले गए? दिल्ली में बैठे थे ही आपके, कौन बैठे थे? बलवन भाई साहब बैठे थे। यहाँ पर आए तो कहे साहब गए तो थे लड़ने, लेकिन हम तुर्गिल नहीं भाई बाबा बोला, तुगरिल खां को मैं हरा नहीं पाया। तब बोले क्या करे, तब तुम्हारा तुमको पुरस्कार दिया जाए। तब धीरे से इशारा कर दिए और बलवन के इशारे पर अमीन खां की हत्या कर दी गई। ठीक है, अब आगे देखिए क्या होता है। इसके बाद बलवन ने अमीन खां के बाद इन्होंने जो और एक शासक था अवध का, जिसको बोलते हैं बहादुर खां। ठीक है बच्चों, जो अभी अमीन खां गए थे, एक और कौन थे भाई साहब, इनको भी लिख देते हैं, बहादुर खां। ठीक है, एक दूसरे और शासक थे आपके, ठीक है, अवध के। ठीक है, तो उनको भेजा कि जाओ, आप जाओ जरा सा देखो तो ये तुर्गिल खां काहे नहीं समझ पा रहा है हमारी बात। तो बहादुर जो हमारे भाई साहब थे बहादुर खां, ये गए, वहाँ पे गए और इन्होंने भी अपनी पूरी शक्ति से सामना किया तुगरिल खां का। लेकिन ये भी क्या हो गए, उनकी भी पराजय हो गई। तब फिर बलवन ने कहा आओ आओ तुमको मैं पुरस्कार दूं, आ जाओ दिल्ली, तुम लोग जा रहे हो और तुगरिल को नहीं हरा पा रहे हो। लेकिन ये जो बहादुर खां था ये बहुत समझदार था। इसको मालूम चल गया था कि जो भी ये क्या नाम है अमीन खां, जब ये वहाँ पर गए थे तो क्या किया था, सुल्तान ने इसका हत्या करवा दिया था। तो इसको डर लग रहा था कि अगर हम भी जाएंगे तो हमारी भी हत्या करवा देगा। तो अपना दिमाग लगाया इसने, बहादुर खां ने कहा साहब माई बाप, हम आपके यहाँ पास आएंगे तभी हम आएंगे जब आपके पास
जब आप मुझे पहली बात तो मारेंगे नहीं, अगर आप मुझे मार देंगे तो निश्चित रूप से आप कुछ मैं राज जानता हूँ, तुगरिल खां के कुछ राज जानता हूँ, वहाँ की जो भीतर खुफिया है, कैसे उसके सैनिक है, कैसे युद्ध करते हैं, ये सारी जानकारी आपको नहीं मिल पाएगी और आप जाएंगे तो आप भी हार सकते हैं। तो क्या किया कि जो बलवंत था तब इसको कहा, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, हम तुमको मारेंगे नहीं। इसको मारा नहीं बहादुर खां को, बल्कि कहा ठीक है तुम अपनी सेना तैयार रखो, मैं अपना कमांडो मांडो लेकर आ रहा हूँ। तो दिल्ली से बलवन अपना कमांडो लेकर के आया अवध, अवध से फिर यहाँ, फिर आपका ये जो वाराणसी से बगल में क्या पड़ता है मुगल सराय ना, यहाँ से भी कुछ सैनिकों को लिया। तो मुगल सराय से, अवध से और दिल्ली की तीनों सेना मिलकर के आई और आकर के तुगरिल खां से भिड़ गई। कहाँ पे? बंगाल में। ठीक है, तो आकर के भिड़ी और इसके बाद भीड़ी भीड़ी के बाद फिर क्या हुआ कि ये छुप गया। जब तुगरिल खां को लगा कि बाप रे बाप, ये तो पूरी कमांडो के साथ आ रहा है, धीरे से अपना सैनिकों को आगे करके अपने निकल गया, भाग गया आगे। ठीक है, भाग गया आगे। तो इसके बाद एक अली थे इनके, जो ये गुप्तचर टाइप में थे, मतलब बहुत ही वो थे। तो उन्होंने क्या किया कि ये जो तुगरिल खां जाके कहीं छिपा हुआ था, बहुत खोजे मिल नहीं पाया, लेकिन अली नाम का जो इनका था, एक था सैनिक, इन्होंने इसको क्या कर लिया, खोज लिया। खोज ला करके क्या कर दिया, इसके सामने लाए और बलवन ने बस इशारा किया। इशारा करते ही तुगरिल खां का सर क्या कर दिया गया, धड़ से अलग कर दिया गया। ठीक है, इतना करने के बाद ही क्या हुआ बच्चों, ये भी थोड़ा मैं इसी जगह बता दूं। इतना करने के बाद क्या होता है कि ये जो बलवन है, फिर इस तरीके से जब उनके जो 1 लाख सैनिक थे, इनको क्या कर लिया कि इस तरीके से समझिए, ये ऐसे आपका वो कर दिया और इसमें ये लोहे की जो सरिया होता है, सरिया किस तरीके से कील और नुकीले इस तरीके से आपका इसमें बना हुआ था, नुकीला तीर टाइप का ऐसे बना हुआ था। और इनके जो सैनिक हुआ करते थे, इनके जो 1 लाख सैनिक थे भाई साहब के, तुगरिल खां के, इनको सैनिकों को पेट केवल मनुष्य हो गया तो इसका पेट सबसे पहले इस तीर में आके फंसेगा, मछली टाइप का ऐसे आकर के इसमें ऊपर से मतलब ऐसे इसको जबरदस्ती उसको फेंक देते थे इस पे, और पेट के रास्ते से होकर के ये तीर का नुकीला इसके पीठ से बाहर निकल जाता था। ये देख रहे, तो लगभग 1 लाख सैनिकों को इन्होंने, बलवन ने कुछ इसी तरीके से मरवा दिया। ये जो राड है, लोहे की राड इस तरीके से निकला हुआ, तीर टाइप का, नुकीला टाइप का, बल्लम टाइप का कह लीजिए, ये निकला हुआ था, बिछा करके इसी पर लोगों को ऐसे फेंकते गए। एक आदमी मरा, फिर दूसरा का, तीसरा, चौथा, ऐसे 8-8, 10-10, 20-20, 50-50 इतनी लंबी थी कि जिसे कोई कुछ नहीं वो करते हैं, इस तरीके से फंसा दिया, मतलब पूरे एकदम मर गए। तो मतलब बताया जाता है, इतिहासकार बताते हैं कि ये घटना को देख करके वहाँ की जो जनता थी, जो ऐसे सामने सभी सब कार्यक्रम चल रहा था, तो बिल्कुल क्या हो गए, विचलित हो गए। इस तरीके से सारी 1 लाख सैनिकों को और मौत के घाट उतारा गया और इस तरीके से उतारा गया, एक सरिया घोपो करके उसको बॉडी के अंदर। तो ठीक है बच्चों, आइए आगे देखते हैं। अमीन खां को बलवन ने अपने दरबार में, अमीन खां को बुला करके कहा कि हारे हुए लोगों को हमारे दरबार में कोई जगह नहीं, जो पहले भेजे थे। ठीक है, जो पहले जो अवध के थे वहां से भाई साहब को भेजे थे जाइए, तो हार गए थे तो उनको दरबार में जगह नहीं मिली। अमीन खां के बाद में अवध के सूबेदार बहादुर खां को भेजा था और यह भी तुगरिल खां को तुगरिल खां पराजित हो गया। इसके बाद बलवन ने तुगरिल खां के खिलाफ अभियान का नेतृत्व स्वयं किया और आगे क्या किया, बंगाल में छुप गया। कौन छुप गया? तुगरिल खां बलवन के डर से बंगाल में छुप गया, लेकिन बलवन के सरदारों ने इसे खोज निकाला और इसी के सरदार अली, क्या नाम था अभी बताओ पीछे में, सरदार अली ने तुगरिल खां का वध कर दिया उनके इशारे पर। ठीक है, फलतः बलवन ने अली को तुगरिल कुश कहा। ठीक है, तो तुगरिल कुश कहने का मतलब है तुगरिल का वध करने वाला की उपाधि दिया। किसको कहा? सरदार अली। जो सरदार थे बलवन के सरदारों में से एक सरदार जिनका नाम था सरदार अली, तो सरदार अली जो छुप गया था तुगरिल खां, वो मिल नहीं रहा था, सरदार अली ने उसको क्या किया, खोज लिया। खोजने के बाद बलवन के इशारों पे तुगरिल की हत्या कर दी गई। तो इसीलिए बलवन ने सरदार अली को तुगरिल कुश की उपाधि दी। ठीक है, आगे बलवन ने तुगरिल की सेना को लोहे की नुकीली छड़ में पेट की तरफ से रख कर उसके जीवन को समाप्त कर दिया। बलवन ने इसी समय बंगाल प्रांत को सरकार को
अर्थात जिलों में बांट दिया। जो पूरी प्रांत थी उसको कई जिलों में बांट दिया। बलवन ने अपने पुत्र बुगरा खां को, किसको? बुगरा खां को बंगाल का प्रांतपति नियुक्त किया। कहाँ का? मतलब उनका एक बेटा था बलवन का जिसका नाम था बुगरा खां, बंगाल का प्रांतपति बना दिया और चेतावनी दिया, भाई साहब सुन लो, भले तुम हमारे बेटे हो लेकिन अगर तुम जरा इधर उधर तुगरिल खां की तरह कुछ किए तो समझ जाओ तुम्हारा भी वही हाल होगा, चाहे भले तुम हमारे पुत्र ही क्यों ना हो। ठीक है, अब आगे इसके बाद देखिए क्या होता है। आगे बात यह कैकुवाद है बच्चों, रुकिए, कैकुवाद है, देख लीजिए। कैकुवाद यह बलवनी वंश का दूसरा शासक था। ठीक है, यह बलवनी वंश का दूसरा शासक क्या नाम था? कैकुवाद था। इसने दिल्ली में किलो किलो किलोगढ़ी का महल बनवाया था। कहाँ बनवाया था? दिल्ली में किलोगढ़ी का महल बनवाया था। तो इन सब के बारे में बहुत ज्यादा अब नहीं पढ़ना, तो शुरू में बताए थे आपको, 3-4 लोगों के बारे में पढ़ना है, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ना है, रजिया सुल्ताना के बारे में पढ़ना है, बलवन के बारे में पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से यह बलवनी वंश का दूसरा शासक था। पहला कौन था? गयासुद्दीन बलवन था। दूसरा कौन था? कैकुवाद, इसने दिल्ली में किलोगढ़ी का महल बनवाया था। कैकुवाद के बाद क्यूमर शासक बना और गुलाम वंश का यह कैसा शासक था? अंतिम शासक था। ठीक है बच्चों, इस तरीके से गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? क्यूमर्स, ट्यूमर्स नहीं, क्यूमर्स, इसको याद कर लीजिएगा। तो इस तरीके से ये हमारा क्या होता है बच्चों, ये आपका गुलाम वंश समाप्त होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे खिलजी वंश के बारे में। आशा करता हूँ कि आप लोग को बढ़िया से पढ़ रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे बच्चों। ठीक है, तो मेरा जो वीडियो है लोगों को शेयर करें, बताएं, थ्योरेटिकल तरीके से राज सर पढ़ा रहे हैं और आप लोग पढ़िए, आनंद लीजिए, कुछ अपने जीवन में हासिल करें, बस मेरा यही सपना है बच्चों, और ज़्यादा नहीं कुछ। ठीक है, खूब मेहनत करिए और हर घर में एक दिया जले, बस यही मेरा सपना है बच्चों। ठीक है, खूब मेहनत करिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।